स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ये जानकारी है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक दल का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है और स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगा राष्ट्रीय लोक दल। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। निकाय चुनाव पर राष्ट्रीय लोक दल का ये बड़ा ऐलान है और स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी आरएलडी, ये साफ हो चुका है। जनाधार संगठन को मजबूत करने के लिए ये फैसला है। आरएलडी की तरफ से ये बयान दिया गया है। समाजवादी पार्टी के साथ है आरएलडी का गठबंधन, समाजवादी पार्टी के साथ है आरएलडी का गठबंधन, लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो स्थानीय निकाय चुनाव अकेले आरएलडी लड़ेगी, ये साफ कर दिया गया है। हालांकि इससे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकाय चुनाव पर राष्ट्रीय लोक दल का ये बयान सामने आया है। स्थानीय निकाय चुनाव को आरएलडी अकेले लड़ना चाहती है, ये साफ किया जा चुका है। जनाधार संगठन को मजबूत करने के लिए ये फैसला है। आरएलडी का ये आपको बयान भी आपको बता रहे हैं लगातार। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव की अगर बात हम करते हैं तो आरएलडी ने ये साफ किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव आरएलडी अकेले ही लड़ने वाली है। चुनावी मैदान में आरएलडी अकेले जाएगी, ये साफ हो चुका है। जनाधार को बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। आरएलडी ने ये बयान भी दिया है और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। जनाधार संगठन को मजबूत करने के लिए ये फैसला है। राजीव पंडित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, ये तो साफ किया है आरएलडी ने कि अकेले स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को साथ ना लेके चलने के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय आज बागपत में है और उनका कहना है, हमारी उनसे बात हुई है, उन्होंने साफ किया है ये स्थानीय निकाय चुनाव से पहला बयान आरएलडी की तरफ से चुनाव को लेकर आया है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी का जनादेश बढ़ाने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए इस बार स्थानीय निकाय चुनाव आरएलडी अकेला ही लड़ेगी। जब हमने ये सवाल किया कि सपा इसमें शामिल क्यों नहीं होगी जब गठबंधन के साथ है, तो उनका साफ कहना था कि हो सकता है कि एक दो सीट पर अगर वहां के अध्यक्ष की बात हो जाए तो वो उदाहरण बन सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में आरएलडी अपने अध्यक्ष उतारेगी और ऐसा पार्टी की मजबूती के लिए किया जाएगा, संगठन की मजबूती के लिए किया जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में संगठन का नया विस्तार हो रहा है और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। कार्यकर्ताओं को कहा है कि गांव और बूथ तक बैठ जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 2024 का जो चुनाव है। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया। आप सीधे वाराणसी लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राहत कैंप में पहुंचे हैं और देखिए राहत शिविर पहुंचकर सीएम यहां पर राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं लोगों को। बाढ़ग्रस्त इलाके के ये लोग हैं जो कि राहत कैंप में शरण ले रहे हैं, उन लोगों को राहत सामग्री वितरित की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि किस तरीके से सीएम ने सर्वे किया, इलाकों का जायजा लिया और अब राहत सामग्री वितरित करने के लिए कैंप पहुंचे हुए हैं, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब देखिए यहां पर राहत सामग्री वितरित करने के बाद सीएम आगे की तरफ बढ़ते हुए। तो राहत कैंपों में किसी भी तरीके के लोगों को दिक्कत ना हो, हर तरीके की सुविधाएं उन्हें मिले और थोड़ी सी सहूलियत, थोड़ी सी राहत सरकार उन्हें दे पाए, इसी की कोशिश हो रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गोयनका स्कूल की है, वाराणसी की, जहां पर राहत कैंप तैयार किया गया है, राहत शिविर बनाया गया है और यहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं, लोगों के बीच सीएम पहुंचे हुए हैं। और ऐसे समय में जब आप आपदा में अपना सब कुछ खो चुके हों, किसी का घर बह गया है तो किन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है, और ऐसे समय में जब प्रदेश के मुखिया उनके सामने हों तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और देखिए ये तस्वीरें इसकी बानगी है, जब लोग सीएम के हाथों से राहत सामग्री ले रहे हैं, बाढ़ राहत सामग्री लेते हुए, और सरकार हर कदम पर साथ है, ये भरोसा दिया गया है, क्योंकि कई इलाके वाराणसी के ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात, राहत भरी खबर तो ये है कि इस वक्त गंगा का जल स्तर स्थिर है और ऐसे में आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि गंगा का जल स्तर धीरे धीरे घटेगा और इससे जो जलमग्न इलाके हैं वो धीरे धीरे बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। एक तरफ तस्वीर आप देखिए, वाराणसी में नाव से जब सीएम ने निरीक्षण किया, जायजा लिया इलाकों का,
उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर अभी आप देख रहे हैं गोयनका स्कूल की ये तस्वीर है, जहां पर सीएम पहुंचे हैं, राहत सामग्री लोगों को वितरित कर रहे हैं। तो बाढ़ पीड़ितों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। इससे पहले गाजीपुर का भी दौरा उन्होंने किया और वहां पर भी हवाई सर्वेक्षण के जरिए, हवाई सर्वे के जरिए स्थितियों का जायजा लिया, आकलन किया। और अब वाराणसी में इस वक्त सीएम मौजूद हैं, जहां की 2 तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वाराणसी में नाव से जब सीएम एक इलाकों का जायजा ले रहे थे, स्वतंत्र देव सिंह मंत्री उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ जो अधिकारी हैं वाराणसी के वो भी मौजूद रहे उस नाव पर। और ऐसे में कैसे उन इलाकों में राहत पहुंचाई जा सकती है, सरकार के और बेहतर कदम क्या हो सकते हैं, इन्हीं तमाम स्थितियों का आकलन सीएम ने किया, इन्हीं बारीकियों को सीएम ने समझा है। और अब देखिए बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित करते हुए सीएम को आप देख रहे हैं। तो फिलहाल 2 तस्वीरें वाराणसी की, दोनों ही तस्वीरें इस वक्त सीएम वाराणसी में मौजूद हैं, राहत सामग्री वितरित करते हुए लोगों को। और अब देखिए वहां से राहत सामग्री वितरित करने के बाद सीएम यहाँ मंच पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि ऐसे समय में बहुत ज़रूरी है कि सीएम कुछ कहें लोगों से जो इस बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके हैं। ऐसे लोगों को कैसे और उनकी उम्मीदें जिंदा रखी जा सकती है, आने वाले समय में बेहतर स्थिति होगी, इसका कैसे भरोसा दिया जाए। बस इसी की बानगी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर सीएम राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं लोगों को। खाने पीने की किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, जिन्होंने अपना घर खो दिया है या जिनके घर में पानी इतना ज़्यादा घुस चुका है कि वो वहाँ रह नहीं सकते और ऐसे में राहत कैंपों में शरण ले रहे हैं। राहत कैंपों में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, जो सरकारी कदम है उसका वो लाभ उठा पाए। गोयनका स्कूल से सीधी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस वक्त नीतीश मेरे सहयोगी वाराणसी से जुड़ चुके हैं। नीतीश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं सीएम, और क्या कुछ वहां पर चल रहा है? अपडेट है वो ये है कि मुख्यमंत्री गोयनका में पहुंच चुके हैं। गोयनका स्कूल में ये बाढ़ राहत शिविर बनाया गया है और बाढ़ राहत शिविर में जो लोग हैं, जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनको बाढ़ राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। उनके हाल को भी सीएम जाने हैं। देखिए, आप जो लोगों को बाढ़ राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं सीएम, उनसे उनका हाल भी जान रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो आज का दिन बाढ़ के लिहाज से खास है, जैसा कि मैं लगातार कह रहा हूं। और अभी मुख्यमंत्री गोयनका बाढ़ राहत कैंप पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर जो ये महिला है, उसके साथ ही अगर बात करें तो जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे पहले, उनको ये बाढ़ राहत सामग्री का वितरण यह सिर्फ और सिर्फ सामग्री का वितरण नहीं है, बल्कि एक आने वाले दिनों में किस तरह से जो एक मुखिया, यूपी का जो मुखिया होता है, किस तरह से लोगों की समस्याओं को जानने, उनको निजात दिलाने के लिए, उनका निवारण करने के लिए जब नीचे आता है, तो किस तरह से वो समस्याएं आगे आने वाले दिनों में। देखिए, वाराणसी के जिलाधिकारी भी मौजूद है और एक एक महिला को ये सामग्री का वितरण किया जा रहा है। तो संकेत और संदेश दोनों साफ है कि किसी भी तरह से व्यवस्थाओं में कोताही न बरती जाए। और ठीक इसके बाद गोयनका में सामग्री का वितरण करने के बाद मुख्यमंत्री सर्किट हाउस जाएंगे। तो जैसा कि मुख्यमंत्री का आज का दौरा बाढ़ को लेकर खास रहा, पहले पूर्वांचल के जिलों में उन्होंने निरीक्षण किया और वहां पर पहले गाजीपुर के बाद चंदौली और फिर बनारस। तो इस बार जो बाढ़ की विभीषिका है, लगातार जो समस्याएं सामने आ रही थी, जो चीजें लोग लगातार इन समस्याओं से जूझ रहे थे, किसी को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा था, किसी को। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम अपडेट देने के लिए। तो देखिए, वाराणसी से ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सीएम राहत सामग्री वितरित कर रहे थे और बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थिति क्या है उसको वो समझ रहे थे। और इससे पहले सीएम ने गाजीपुर में बाढ़ की विभीषिका झेल रहे लोगों का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे। गाजीपुर में सीएम ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया, साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। देखिए, 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आप देख रहे हैं सीएम को राहत सामग्री वितरित करते हुए। उससे पहले ये देखिए अब तस्वीर, जब हवाई सर्वे मुख्यमंत्री कर रहे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। गाजीपुर की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं और यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री एक इलाकों का जायजा ले रहे हैं, हवाई सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्थिति है बाढ़ग्रस्त इलाकों की और किस तरीके से और बेहतर कदम सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए
इसका आकलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ तस्वीर आप देखिए, बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा रही है, राहत सामग्री वितरित की जा रही है और ये सिर्फ राहत सामग्री नहीं बल्कि एक उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर होंगी। ये जो अब तस्वीर आप देख रहे हैं, हवाई सर्वे की तस्वीर देख रहे हैं, जो इलाके जलमग्न हो चुके हैं, जहां पर बाढ़ की विभीषिका बनी हुई है, उन इलाके का सर्वे सीएम करते हुए। गाजीपुर जनपद की जब मैं बात करता हूं तो इस जनपद में 33 गांव इससे प्रभावित हुए हैं, जिसमें 7000 से अधिक परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं, जिन्हें अलग अलग राहत कैंपों में या गांवों में उनके घरों तक ही राशन पहुंचा करके, भोजन सामग्री उपलब्ध करा करके प्रशासन सहायता के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। बाढ़ प्रभावित उन क्षेत्रों में कल हमारे मंत्रीगण इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर का दौरा करने, प्रयागराज का दौरा के बाद आज मैं स्वयं वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली के दौरे पर आया हूं। हम सब ने जो व्यवस्था की है, खासतौर पर एक तो प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था की है और अकेले जनपद गाजीपुर में 288 नौकाओं की व्यवस्था जिला प्रशासन ने की है। एसडीआरएफ और पीएससी की फ्लड यूनिट को भी यहां पे लगाया गया है। 31 गोताखोर और 178 आपदा मित्र भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता जनार्दन की सेवा के लिए तैनात किए गए हैं। संकट के समय में पूरी सरकार और प्रशासन आपके साथ खड़ी है। ये आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहाँ पर स्वयं उपस्थित हुआ हूँ। मैंने जनपद गाजीपुर के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे, लखनऊ से बड़ी जानकारी है। संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आज रिटायर्ड हो रहे हैं एसीएस गृह अवनीश अवस्थी, तो संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है और आज रिटायर्ड हो जाएंगे एसीएस गृह अवनीश अवस्थी। और ऐसे में जो अतिरिक्त प्रभार है, जो जिम्मा है, वो संजय प्रसाद के कंधों पर है। संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है और जब तक एसीएस का चुनाव नहीं हो जाता, नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वो प्रभार देखेंगे, जिम्मेदारी को संभालेंगे। ये अतिरिक्त चार्ज उन्हें दिया गया है। संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज रिटायर्ड हो रहे हैं एसीएस गृह अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी आज रिटायर्ड हो रहे हैं, रिटायरमेंट उनका है। और देखिए ऐसे में संजय प्रसाद को गृह विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, और क्या ज्यादा जानकारी इस खबर पर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चल रहा था कि अवनीश अवस्थी जो सबसे मजबूत, सबसे कद्दावर नौकरशाही के सबसे बड़े अफसर माने जाते थे, उनको गृह विभाग दिया गया था। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट भी उनके पास थे। आज उनका रिटायरमेंट हुआ और ये हो रहा था कि इनके बाद कौन ऐसा अफसर होगा, यानी इतना मजबूत अफसर आखिर कौन होगा जो अवनीश अवस्थी की जगह पर कमान संभालेगा। और 31 अगस्त उनका रिटायरमेंट का डेट थी। आज वो रिटायर हो गए हैं। शाम को 5 बजे उनका कार्यकाल खत्म हो गया है। तो अब दूसरे अफसर को लेकर तमाम नाम चल रहे हैं। उन नामों की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो नाम अभी बहुत पुख्ता तौर पर सामने नहीं आए हैं। लेकिन जो संजय प्रसाद थे, मुख्यमंत्री के खास अधिकारी माने जाते हैं। अवनीश अवस्थी जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अफसर हैं, उसी तरह से संजय प्रसाद भी उनके हर पल उनके साथ भाई की तरह रहते हैं। उनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। नया अपर मुख्य सचिव गृह कौन होगा, ये अभी रहस्य के पर्दे में है। लेकिन संजय प्रसाद फिलहाल अगली नियुक्ति तक कार्यभार संभालेंगे। और जिस तरह से गृह विभाग हमेशा मुख्यमंत्री के
पास रहता है और उनके जो सबसे शानदार नीट और क्लीन अफसर, यानी जिनकी छवि सबसे बेहतर होती है, जो किसी तरह से कहीं किसी भूमिका में गलत तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, जिनका कोई लेन देन नहीं होता है किसी भी तरह के प्रकरणों से, उनको इस तरह की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव गृह की जिम्मेदारी दी जाती है। और संजय प्रसाद भी ऐसे ही अफसरों में एक हैं जिनकी छवि साफ शुद्ध है, नीट एंड क्लीन है। उनको ये विवेक अभी तो अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, क्या फुल फ्लेज चार्ज उन्हें दिया जा सकता है? और जैसा कि आपने भी कहा कि कई नाम हैं जो इस वक्त रेस में आगे चल रहे हैं, नाम का खुलासा आप नहीं कर सकते, लेकिन कितने नंबर हैं ये जो इस वक्त बताया जा रहा है कि चर्चा में है? कितने लोगों के नाम चर्चा में थे? 3 अधिकारियों के, उसमें से एक जो है वो नगर विकास से जुड़े हैं, इसके अलावा एक बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, लेकिन संजय प्रसाद भी उसी में से एक थे। इन 3 अधिकारियों में से एक संजय प्रसाद थे जिनको कार्यवाही करना है। हो सकता है कि उनको कंटिन्यू कर दिया जाए, उनको जो स्थायी जिम्मेदारी है अपर मुख्य सचिव गृह की कुर्सी की वो दे दी जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो कार्यवाही बनाएंगे। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर पुलिस पर अब्दुल्ला आजम ने गंभीर आरोप लगाए हैं। झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए दबाव बना रही है पुलिस। अब्दुल्ला आजम ने ये बात कही है और एक पुलिस अफसर के दफ्तर में लोगों को धमकाया गया। अब्दुल्ला आजम का ये बड़ा बयान सामने आया है, गंभीर आरोप पुलिस पर। एक पुलिस अफसर के दफ्तर में लोगों को धमकाया गया है। रामपुर पुलिस पर अब्दुल्ला आजम ने ये गंभीर आरोप लगाए। झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए दबाव बना रही है पुलिस। अब्दुल्ला आजम का ये बयान आपको बता रहे हैं। और दरअसल आजम खान पर जो नए 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं उसको लेकर लगातार वो विरोध कर रहे हैं। और अब देखिए पुलिस पर उनका गंभीर आरोप है। एक पुलिस अफसर के दफ्तर में लोगों को धमकाया गया। हालांकि उन्होंने नाम सामने नहीं रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक पुलिस अफसर के दफ्तर जो लोग पहुंचे थे जब लोग, तो उन लोगों को धमकाया गया है। झूठे मुकदमे दर्ज करके फंसाने की कोशिश हो रही है। अब्दुल्ला आजम का ये बयान आपको बता रहे हैं। रामपुर पुलिस पर अब्दुल्ला आजम ने गंभीर आरोप लगाए। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अब्दुल्ला आजम का बयान भी साथ ही आपको बता रहे हैं। एक पुलिस अफसर के दफ्तर में लोगों को धमकाया गया। उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। उबैदुर रहमान, गंभीर आरोप रामपुर पुलिस पर अब्दुल्ला आजम के, क्या उनके आरोप है? और जिस अफसर के बारे में वो बात कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं, क्या उस अफसर का नाम उन्होंने बताया क्या? देखिए, अब्दुल्ला आजम ने किसी का नाम नहीं खोला है जी, लेकिन उन्होंने बंद शब्दों में जो ट्वीट किए हैं उसमें लिखा है कि एक आला अधिकारी के दफ्तर पर गांव के लोगों को और अजीम नगर थाने में ले जाकर के धमकाया और डराया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम को नए मुकदमों में फंसाया जाए। मैंने अब्दुल्ला आजम से बात की तो उनका कहना ये था कि कोई भी डर के मारे बोलने को तैयार नहीं है जिन लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। क्योंकि रामपुर में धारा 144 लगी हुई है और पिछले दिनों अब्दुल्ला आजम ने प्रदर्शन करने के लिए, धरने प्रदर्शन के लिए इजाजत मांगी। उबैदुर रहमान, अब्दुल्ला आजम इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अब्दुल्ला आजम जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी बहुत शुक्रिया। रामपुर पुलिस पर गंभीर आरोप हैं आपके और एक अफसर पर आप धमकाने का भी आरोप लगा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एबीपी गंगा पर आप इस बात का खुलासा करें, कौन है वो अफसर जो धमका रहे हैं लोगों को, जो आप पर झूठे मुकदमे करके फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि लोगों का सिस्टम से भरोसा उठे और लोगों को ये लगे कि जो पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए है वही पुलिस आज उनका उत्पीड़न कर रही है। इसीलिए मैंने अपने ट्वीट में इस बात को लिखा है कि एक बड़े अफसर, ताकि वो लोग ये समझें कि हम सब, चाहे वो कोई हो, कोई नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी हो, पुलिस में हो, वो जनता की सेवा करने के लिए है, उनकी मदद करने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए नहीं है। लेकिन इस वक्त जो रामपुर में हालात हैं, जिस तरीके से लोगों को तंग किया जा रहा है, लोगों को उठाकर धमकाया जा रहा है, एफआईआर के साथ पहले आप भैंस चोरी, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी की एफआईआर लिखवाइए, और जब वो मुकदमे कोर्ट के सामने ट्रायल पर आए और उन मुकदमों की सच्चाई अदालत के सामने आने लगी और आपको ये लगा कि अब ये सारा खेल एक इंसान को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माफिया सिर्फ चुनाव के लिए बनाया गया था, उस पूरे प्रोपेगेंडा की सच्चाई लोगों के सामने आने लगी है, तो आपने उन्हीं कमजोर लोगों को फिर से धमका के एफआईआर लगवाने के लिए आप उन पे जबरदस्ती बना रहे हैं कि आप उन पे धमकाने का आरोप लगाएं। वो व्यक्ति जो पिछले महीनों से अस्पताल में भर्ती है जी। मेरे ऊपर आपकी नजर करम इसलिए है क्योंकि मैं लोगों की आवाज उठाने के लिए धरने की परमिशन मांग रहा हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है कि धारा 144 सिर्फ हमारे लिए लागू है?
आम आदमी पार्टी की रैली हुई, आपने नहीं रोकी, और बहुत से कार्यक्रम हुए, आपने 144 में नहीं रोके। लेकिन अगर मैं एक मौन अपना मैसेज देने के लिए गांधी समाधि पर खड़ा हो गया 4 लोगों के साथ धारा 144 का सम्मान करते हुए, तो आपने वहां पर पूरी बटालियन और पुलिस और पिकेट भर भर के पुलिस भेज दी। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में लोगों को इतनी इजाजत भी नहीं होगी कि वो अपने साथ होने वाली जाति के खिलाफ आवाज उठाएं? और जो लोग उनके बीच से चुनकर आए हैं, अगर वो लोग उनके लिए आवाज उठाते हैं, तो आप जनप्रतिनिधियों को खामोश करने के लिए जी ब्यूरोक्रेसी अगर उन पर मुकदमे लगाकर जेलों में ठूसेगी, तो फिर कहाँ रह जाएगा लोकतंत्र और कहाँ रह जाएगा संविधान? यानी कि आप कह रहे हैं कि बहुत सीधे तौर पर आपको टारगेट किया जा रहा है। बाकी पार्टियों के लिए इस तरीके के रूल नहीं है, लेकिन आपके लिए इस तरीके का रूल है और झूठा केस लगवाने के लिए धमकाया जा रहा है और फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप ये कह रहे हैं अब्दुल आज़िम जी कि इन मुकदमों की सच्चाई क्या है? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए एबीपी गंगा से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।